मेरा नाम शेख अंसार अहमद, आप सब लोग जानते हैं। सेलगांव, तालुका बदनापुर, डिस्ट्रिक्ट जालना में मेरा जन्म हुआ। एक झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत सारी गरीबी, अब्बू रिक्शा चलाते थे। सारी चीज़ें आपने मेरे बारे में पढ़ी। 2012 में जून में मैं पूना गया। वहाँ पर फर्गूसन कॉलेज में मैंने एडमिशन ली बीए के लिए। बीए की ओर बहुत से लोग नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद था। साइंस मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने आर्ट्स लिया। और आर्ट्स कर कर ये यूपीएससी करना ज़रा आसान हो जाता है। फिर पूना गया। 3 साल मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। और उस पढ़ाई से मैंने जो भी मेरे नेगेटिव्स थे, मेरा इंग्लिश वीक हुआ करता था बहुत ज़्यादा। पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें थी कि हम जब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और पूना जैसी बड़ी सिटी में जब हम जा जाते हैं, तो हमारे जो एटिकेट्स मैनर्स होते हैं वो वहाँ के बच्चों से ऑब्वियसली कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ साथ पढ़ाई, कंपटीशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें मैंने मेंटेन की। और 18 साल का था मैं जब मैं गया पूना में। अभी 21 साल मेरी उम्र है। इस साल जो रिज़ल्ट आया है, उस साल के रिज़ल्ट में मैं द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ दिस ईयर बन चुका हूँ। 21 साल की मेरी उम्र है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है कि अपनी जो गरीबी होती है, घर में जो मिजरीज होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, उनको रीज़न बता देते हैं कि भाई मुझे पढ़ना था लेकिन हमारे यहाँ गरीबी थी, भाई मुझे वो बनना था लेकिन गरीबी थी, ये बनना था लेकिन ये हो गया। तो रीज़न्स देना बहुत बुरी आदत होती है। गरीबी और आपके सक्सेस का, या अमीरी और आपके सक्सेस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। वो आपके सक्सेस मिलने में थोड़े हर्डल्स ला सकती है, आपकी गरीबी मुश्किलें पैदा कर सकती है, लेकिन आप उस मुश्किलों को हरा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल आज आपके सामने है। मैं एक्चुअली अपने घर वालों को बहुत टाइम देना चाहता हूँ। 4 सालों में मैं बस 2 बार अपनी ईद अटेंड कर पाया हूँ घर पे जाकर हमारे फैमिली के साथ। उनको बहुत सारा टाइम देना चाहता था, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कोई है। तो जिस कौम से मैं आता हूँ वो कौम बहुत ही पिछड़ी है। मतलब सच्चर कमेटी ने जो बताया है कि एससी एसटी कम्युनिटी की स्थिति बहुत पिछड़ी है। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, नौकरियों की बात हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितना टाइम मुझे मिलता है वो टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ। कुछ मिथ्स हमारे होते हैं कि भाई नौकरी मिलनी है सरकारी तो पैसा भरना पड़ता है, मुसलमानों को नौकरियाँ नहीं मिलती, भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे बच्चों में हुनर ही नहीं होता, या फिर हमारे बच्चों को बहुत सारी अलग अलग किस्म की आइडेंटिटीज़ की प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं भी बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में, अपने जो पढ़ाई मैंने की उसमें मैंने फेस की है। तो वैसा कुछ नहीं होता, ये सारे मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट की जाती है वो एग्ज़ाम कभी भी आपको फेल करने के लिए नहीं ली जाती, एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए ली जाती है। यदि आप फेल होते हो तो इसमें सिस्टम का या जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं होता, फॉल्ट आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहता था। अब अहम जो मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना है, बातचीत करनी है, और उसके बाद में कुछ चीज़ों की बात आपके साथ मेरा इंटरेक्शन होगा कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी, अब ये बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, हमारे देश की सबसे बड़ी ये एग्जामिनेशन होती है, और उसकी तैयारी कैसी करनी है इस विषय पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो 3-4 दिन का एक पूरा होल डे का हमें एक वर्कशॉप रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये प्रोसेस है। लेकिन फिर भी 20-25 मिनट में जितना है मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू, इस एग्ज़ाम के 3 लेवल्स होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जीएस और सीसैट 2 पेपर होते हैं। सीसैट क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको मैथ्स, एक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये पार्ट आते हैं। इसमें आपको 66 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं, वो नहीं आते तो आप पास नहीं कर पाते। आप 200 आउट ऑफ 200 लाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 66 आपको लाना होता है। जीएस 1 पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिला के ये पेपर आता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है, 200 मार्क का पेपर होता है। तो ये प्रिलिमिनरी है। मेंस में आपको 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर, एक आपकी लैंग्वेज उर्दू हिंदी जो भी हो, और एक आपको कंपलसरी पेपर लेना होता है जो इंग्लिश होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 300 मार्क का ये पेपर होते हैं, 300 मार्क के। इसमें से आपको 75 मार्क्स लाने हैं, मतलब 25% आपको पासिंग करना है। यदि आप 25% भी मार्क्स इन लैंग्वेज में नहीं ला पाते तो आपके जो बाकी के 7 पेपर से वो चेक नहीं होते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इन लैंग्वेजेस में कट जाते हैं। 7 पेपर बचते हैं, इसमें से 4 पेपर होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4, 2 आपके ऑप्शनल के और एक एसए का। जीएस 1, 2, 3, 4 का जो नेचर है, जीएस 1 पेपर है, उस पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी पढ़ना होता है।
GS2 होता है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करनी होती है। GS3 में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। और GS4 में थोड़ा सा फिलोसॉफी, इथिक्स, इंटीग्रिटी, मोरालिटी और बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। आपका ऑप्शनल आपकी चॉइस से आप ले सकते हैं, जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपने वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहता है। तो एज सच स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं होता, अगर ऐसा होता तो सारे लोग मैथ्स ले लेते। सो आपको एक आपका चॉइस का सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद में ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, 125 मार्क के। तो ये पूरा इस एग्जामिनेशन का नेचर है। इसके बाद में इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू की आपको मुझे लगता है कि पता है। तो ये इस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो आपका हार्डवर्क है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे देश की सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है और इसको पास करने के लिए मेरिट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा होशियारी होनी चाहिए होती है, हुनर होना चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्डवर्क की होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th 12th में फेल हो चुके हैं एक ज़माने में और वो आगे चल के IAS ऑफिसर बने। तो हार्डवर्क ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। आपको 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। हाँ, ये बात और है कि 14 घंटे आपको एक जगह नहीं बैठना है, आप 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये इतना आपको हार्डवर्क लेना पड़ता है। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब मैं पूना में था, लाइब्रेरी में कभी कभार मैं चला जाता था, तो देखता था कि बच्चे किताब सामने लेकर बैठे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था, कोई म्यूजिक सुनता था, कोई इधर उधर देखता था। तो फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम आप 13-14 घंटा बैठ रहे हैं तो वो पूरा यूटिलाइज आप पढ़ाई के लिए कर पाए। फोकस। तीसरी बात डेडिकेशन की होती है कि आपको पूरी तरह से झोंक देना है इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी एक लड़ाई है, आप मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने आपके दुश्मन है और उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको काम करना होता है। मैंने जैसा बताया है कि 4 साल मेरे हो चुके हैं पूना में। 2012 में मैं गया था। इन 4 सालों में मैं बस 2 ही बार हमारे घर में ईद मनाने के लिए हमारे पेरेंट्स के साथ था। 6-7 महीने में मैं एक बार जाया करता था, क्योंकि गांव आने के बाद फिर से पूना जाना और फिर वापस सेट होने में, वो माइंडसेट से बाहर निकलने, घर वालों की यादों से बाहर निकलने में 1 हफ्ता निकल जाता था। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्डवर्क तो ऑब्वियसली होता ही है, इसमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि बहुत बार आपके सामने मेरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल, प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल क्लियर, 361 रैंक। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब इंटरव्यू में गया था तब एक किस्सा ऐसा हुआ कि हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों का इंटरव्यू होना था UPSC का, और एक उसमें लड़का था, वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसको बहुत छोटा लगा, इसलिए उसने मुझे सवाल पूछा कि भैया आपकी उम्र कितनी है। तो मैंने कहा भाई 21 साल। तो वो बहुत शॉक हो गया, क्योंकि 21 साल तक तो कुछ लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, और मैं UPSC ऐसी इतनी मुश्किल एग्जाम का इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहा था, जो कि बहुत अहम लेवल होती है इस एग्जामिनेशन की। तो मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा 31 साल। शॉक हो गया कि जब मैं पहली कक्षा में था तब वो 10वीं कक्षा में था। तो पेशेंस नाम की चीज़ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये एक कंपटीशन है, 4-4.5 लाख बच्चों में से 1100 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपका नंबर आएगा ही ऐसा नहीं है। तो आपको बार बार पेशेंस रखकर आपको तैयारी करनी होती है। कभी आप प्रीलिम फेल हो जाओगे, कभी मेंस फेल हो जाओगे, कभी इंटरव्यू में रह जाओगे। तो ये आपको हर लेवल पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें सब्र की ज़रूरत होती है, और सब्र का फल ऑब्वियसली मिठाई होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें काम आ सकती है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे करनी है, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, इसके लिए फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास है तो आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा देर लग सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन श्योरली आप कभी ना कभी ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जो 31 साल का लड़का मुझे उस दिन मिला था, जिसका मे बी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट बाकी थे, वो आज उसको भी IAS मिला है। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको वो सक्सेस मिल जाता है। इस एग्जामिनेशन का और एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स की ओर में आने वाला होगी। स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ी है, 60-65 किताबें आपको पढ़नी है, हर एक किताब आपको 3-3, 4-4 बार पढ़नी है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, उस वक्त आपके पास कुछ एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जब पढ़ाई से बोर हो रहे हो, आपको टेंशन आ रहा है पढ़ाई करने की, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है,
तो आप कोई इंस्पिरेशनल मेरे जैसे लोगों की या किसी भी की आप स्पीच सुन लीजिए, फिर मोटिवेट होकर तैयारी को लग जाइए। ये जो आउटसाइड का मोटिवेशन होता है बहुत टेम्पररी होता है, ये हार्डली एक दिन तक रहता है, फिर दूसरे दिन फिर से फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जरूरत मोटिवेशन की है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, अंदर से आग बुझनी चाहिए, आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैंने आपको कहा कि हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस, सारी चीजें, लेकिन बहुत बार सवाल किया जाता है कि ये सारी चीजें लाई कहाँ से जाए, कहाँ से आएगी ये चीजें। हार्डवर्क तो मुझे करना है लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, पेशेंस तो चाहिए लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, फोकस तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका जवाब अगर किसी चीज में है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो आपको क्यों करना है। कुछ भी हो, आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, इस सवाल का जवाब आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको इंटरव्यू में आप चले जाएंगे, प्रीलिम क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में आपको जाएंगे, 90% गारंटी, 90% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। तो ये इस सवाल का जवाब आप अभी से आपके दिल में बना लीजिए कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब भी आपको फेल्योर आएगा, तो आप अपनी आंखें बंद करिए और आपको क्यों बनना था उसको ध्यान में लाइए, उसको आपके सामने लाइए। फिर देखिए 5 मिनट में आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जो आपको स्टेमिना चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो अपने आप आ जाएगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी ज्यादा कोई जरूरी चीज इस एग्जामिनेशन में है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। और ये की है, मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो सारी चीजें जरूरी है, हार्डवर्क वगैरह सारा, ये सारा इस सवाल के जवाब से आता है। मेरा इस सवाल का जवाब क्लियर था कि मुझे क्यों बनना है। तो जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था, जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब भी मुझे कोई किताब खरीदनी होती थी लेकिन मैं खरीद नहीं पाता था, जब भी मेरी कभी पढ़ाई नहीं होती थी, घर पे किसी का झगड़ा हो जाता था, अम्मी अब्बू की मारपीट चलती थी, घर पे पता चलता था, फ्रस्ट्रेशन आता था तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तब मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, अपनी आंखें मिटाता था, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों ये एग्जाम पास करनी है, क्यों आईएएस में बनना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरा क्लियर था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता था तो मुझे अपने आप इंटरनल एक मोटिवेशन आ जाता था, मैं सारी तकलीफें मेरी भूल जाता था। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप गरीब हो, अमीर हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, इसका इस एग्जाम के सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता। आपकी हार्डवर्क, आपकी पेशेंस और ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बात जहन से निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल सकती। ये बहुत ही बुरी माइंडसेट है। अब मैं सुबह भी ये कहा कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं है, ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये कोई भी आपको नहीं रोकती। उल्टा ये लोग आपको प्यार करते हैं, ये लोग आपको अंदर लेना चाहते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, या फिर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आपके लिए तो है। सचिव कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स में जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन के माध्यम से आप लोगों को तो अपलिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते। गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेती है, ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव लेती है, सारी चीजें चलती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी फिर ब्यूरोक्रेसी में इतनी कम क्यों है। आज अगर देखा जाए तो आईएएस जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 3% है, आईपीएस में 4% है, आईएफएस में उससे भी बहुत कम है। तो इतना कम क्यों दिखाई देता है, इसका कोई जवाब है तो वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन वो उसको करता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई रोकने वाली चीज़ है तो वो आपका माइंडसेट है। मैं जब 4ठी कक्षा में था तब मेरी स्कूल बंद होने वाली थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने मेरे अब्बू से कह दिया कि भाई पढ़कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है, उससे अच्छा है इसको अगर आप 15-20 साल पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि 15-20 साल इसको आप रिक्शा चलाने लगा दो, सिखा दो इसको, कुछ ना कुछ काम धंधा लगा दो इसको, तो फिर वो कमाई आपकी हो जाएगी। 15-20 साल आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, इनको बच्चों से ज़्यादा हम एक एसेट की तौर पर देखते हैं कि ये जाएगा, काम करेगा, घर पे कमा के लाएगा। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे आपका एसेट नहीं है, आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हूँ, मैंने ना किसी को 2 रुपए की रिश्वत दी है मुझे ये नौकरी मिलने के लिए, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने बस मेरी मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन की जो ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने दिल जान से उसमें लगा दी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बात आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरी बात बहुत बार माइंडसेट की ये होती है कि भाई आप पढ़ोगे लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो लोग आपके साथ पार्शलिटी करते हैं। तो ये भी बहुत गलत हमारी सोच है। इंटरव्यू के लिए मैं गया, उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, 275 मार्क का इंटरव्यू होता है। मुझे लगा था कि इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद कि भाई मुझे 170, 180, 190 के बीच में मार्क्स आएंगे,
उन लोगों ने मुझे 199 मार्क्स दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है, बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 199 मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतने मार्क्स उन लोगों ने मुझे दिए हैं। उन लोगों ने मैं किस मज़हब का हूँ, किस जाति का हूँ, किस बैकग्राउंड से आता हूँ वो नहीं देखा। उन लोगों ने मेरी सोच देखी कि अंसार ये सारी चीज़ें चल रही है तो आपको क्या लगता है ये सही है गलत है। तो उन्होंने मेरी सोच देखी, ना कि मैं किस मजहब से आता हूँ। अगर मेरे मजहब में कुछ गलत चीजें चल रही है तो क्या मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, या कुछ गलत मेरे सोसाइटी में सिस्टम में हो रहा है तो क्या मैं खुलकर वो बात आप सामने रख सकता हूँ। तो ये हमारी सोच वो लोग देखते हैं। तो हमें हमारी सोच भी बदलने की जरूरत है, हमारी सोच में सुधार लाने की जरूरत है। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम की एजुकेशन देने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आप आपके बच्चों को कुरान मत पढ़ाइए, नमाज मत पढ़ाइए, वो जरूरी है, जिसको लगता है जरूरी है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपको दीन और दुनिया में बैलेंस करना है तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन आपके बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी लड़कियों के बारे में तो बहुत बुरी सिचुएशन है। मैंने सुबह भी ये कहा कि अगर हमारे घर में मैं एज ए लड़की पैदा होता तो मैं आज यहाँ तक इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को आज सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ऐसा बहुत जगह आपने गीता में भी पढ़ा है, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि यू थिंक यू बिकम। अगर आप सोच रहे हो कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। दुनिया का कोई इंसान आपको नौकरी नहीं दे सकता। तो आपको आपकी ये सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इसमें ये बात जो मैं कहना चाहता था कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो आपके इस सक्सेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके घर वाले पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने कहा था कि इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी नौकरी लेनी है, अपनी सोसाइटी, अपनी सिस्टम, अपनी कम्युनिटी में परिवर्तन लाना है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप आते हैं उसका और आपके इस एग्जामिनेशन की सक्सेस का कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं होता। हमारे औरंगाबाद शहर में, मतलब हमारे जालना से औरंगाबाद बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम में सिमिलर है। हम भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, आप भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। लेकिन औरंगाबाद की ये खासियत है कि यहाँ पर एलिट तबका बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी का, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी तालीम अपने बच्चों को देते हैं। लेकिन वो लोग भी अपने लड़की को, अपने लड़के को इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए उनको मोटिवेट नहीं करते। वो चाहते कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा बच्चा जो है, मेरी लड़की जो है, मेरा लड़का जो है वो मेरा बिजनेस संभाले, या फिर वो डॉक्टर बने या फिर वो इंजीनियर बने। तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें बदलाव आना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओर हमें उनको भेजना चाहिए। हालांकि उसमें उनका भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को इम्पोज हम नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ने इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि सिविल सर्विसेज ये भी बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। 40-45 साल की सर्विस मिल जाती है, देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हाथ में आती है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, सोसाइटी में से एक अच्छा स्टेटस मिलता है, लोगों के लिए काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम ये जो रिलीजन है ये सिर्फ मुसलमानों का रिलीजन नहीं है। इस्लाम ये ह्यूमैनिटी का रिलीजन है, ये इंसानियत का रिलीजन है। तो हमें पूरी इंसानियत की सेवा करनी है, तो उसके लिए ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन इसके बारे में भी आप सोचिए कि सिविल सर्विसेज में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को भी। 3% अगर 14% पॉपुलेशन का हिस्सा 3% रिप्रेजेंटेशन है तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद है, इसके लिए सिस्टम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये इसमें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि भाई मुझे, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बताई, हमारा हो गया और हमको करना है, लेकिन शुरुआत कौन से ईयर से करनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आइडियली ये बताता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि 10वीं कक्षा में आपको क्या बनना है। यदि आपको IAS IPS बनना है तो 10वीं कक्षा में जब आप है तभी डिसाइड कर लीजिए। 11th-12th आप 11th-12th की अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप दिल में ये बात रखिए कि मुझे IAS IPS बनना है। उसके बाद जो है 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से लेकर ही आप एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब 12th पास हो जाते हैं तब आप 18 साल के होते हैं। फिर 18, 19, 20, 21 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उन 3 साल में अगर आपने बहुत अच्छी तरह से फोकस रख के पढ़ाई की है तो 21वीं साल की उम्र में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी। मेरी जो डिग्री थी ये डिग्री कंप्लीट हुई जून 2015 में। अगस्त आने वाला, अभी अगस्त में एग्जाम आ रही है, वैसे ही अगस्त में ये एग्जाम हुई थी। मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मैंने क्लियर किया। फिर दिसंबर में मेंस हुई, वो भी क्लियर किया।
अप्रैल में इंटरव्यू हुआ, मई में रिजल्ट आया, मैंने पूरी चीजें 21वें साल की उम्र में क्लियर कर दी। तो अगर आपको जल्द से जल्द बनना है, जल्द से जल्द आपके मुकाम आपको हासिल करना है, जल्दी से जल्दी आपको सिस्टम में आना है, तो बहुत जल्दी ज्यादा जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं IAS IPS बनना, तो आप बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लीजिए। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आप पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल में ये एग्जाम पास करना पॉसिबल है क्या? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 साल आपने पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बलबूते पर आप एग्जाम क्लियर कर दिए। मैंने 3 साल पढ़ाई की, इस बलबूते पर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सफलता मिली है। अगर आप ईयर्स के माध्यम से देखते हो तो ये मेरा शायद तीसरा अटेम्प्ट होता। तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप जल्दी सिस्टम में जाते हैं तो आप ज्यादा साल तक सर्विस कर सकते हैं। और सुबह ये बात चल रही थी कि अगर मैं 21वें साल में, अभी मेरा 22 कंप्लीट हो जाएगा अगले महीने में, और मैं ट्रेनिंग लेकर जब 23वें साल में ज्वाइन हो जाऊंगा सर्विस में, तब मैं प्रमोशन से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है हमारे देश की, वहां तक पहुंच सकता हूं। तो अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हैं तो आप भी वहां तक जा सकते हैं, और बहुत बड़ी पोस्ट ये होती है, तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, 25-26 साल उम्र हो जाती है, तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई इंजीनियरिंग किया ये गलती होगी, मेडिकल किया ये गलती होगी, थ्री इडियट्स वाली सारी चीजें उनके साथ होती है, और फिर वो लोग उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। आपको जल्दी डिसीजन लेना है, क्योंकि जब आप 25 साल के हो जाते हैं ना, तब आपके घर वाले आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई कब नौकरी लग रही है, कब काम को लग रहा है। ये घर वालों का प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर पीयर प्रेशर होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो कोई MNC में काम कर रहा है, कोई दुबई चला गया, कोई फॉरेन चले गया, कोई से कोई एक फला कंपनी में जॉब मिल गई, और आप जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो वो एक पीयर प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, और उसमें अगर कोई आपका छोटा दोस्त है 2-3 साल का, और वो अगर IAS बन जाता है तो और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि बंदा 21 साल 22 साल में बन गया और मैं 25-26 साल का हो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर पाया। तो ये प्रेशर आना आपके ऊपर शुरू हो जाता है। तीसरी बात जो मेरे साथ अभी हो रही है, आपको रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं 25 साल के ऊपर, तो वो भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। मेरा नंबर किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया, तो औरंगाबाद से ही मुझे 4-5 रिश्ते आ चुके हैं फोन के ऊपर कि भाई हमारी लड़की है, ये बड़ा फला पड़ी है, आप शादी कर लो वगैरह। मैं कहा मैं किस साल का हो, अभी 25 वगैरह साल के बाद में शादी करते हैं। तो हाँ, तो ये चीजें होती है कि आपके ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है जब आप 25 साल क्रॉस करते हैं आपकी उम्र। मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 साल के बाद शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कभी भी आप शुरुआत कीजिए, सक्सेस एश्योर है अगर आप वो सारी चीजें करते हैं तो। लेकिन थोड़ी मुश्किलें हमारी बढ़ जाती है जब हम 25-26 साल के हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी आपको शुरुआत करनी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन की। 3 साल की पढ़ाई है, 9-10 घंटा, 11-12-13 जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मेहनत कीजिए। सक्सेस आपको, अगर आपने मेहनत ली है, जो एग्जामिनेशन की डिमांड है वो डिमांड अगर आप पूरी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब। और इसमें फाइनली मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि पेरेंट्स का रोल आज भी बहुत ज्यादा है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उतनी भी वेस्टर्नाइज नहीं है, उतनी भी मॉडर्नाइज नहीं है, अगर मैं ये कहना चाहूँ हिम्मत करके, कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि आपको क्या करना है। वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि भाई हाँ तुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, ठीक है, उसमें एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मिल सकती है नौकरी, नहीं भी मिल सकती। तो वो गारंटी देने की उनको ये परमिशन देने की चांसेस बहुत कम होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ भी हो रहा है, स्पेशली अगर IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको, उनके पीछे आप खड़े रहिए। मेरे अब्बू जो रिक्शा चलाते थे, अगर एक रिक्शा चलाने वाला अपने बेटे के पीछे खड़ा हो सकता है, तो आप तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है, आपके पास सारी चीजें हैं, पैसा है, इमोशनल सपोर्ट है, सारी चीजें आपके पास है। तो वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको आपके लड़की के पीछे, लड़के के पीछे खड़े होना है, उनको जो करना है उसमें आपको पेरेंट्स को मदद करनी है। और उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। आज काविश फाउंडेशन की ओर से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मैं खुद को अनलकी मानता हूँ कि जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे इनिशिएटिव या ज़कात फाउंडेशन के बारे में मालूमात नहीं थी। अगर मुझे मालूमात होती तो मेरा रैंकिंग शायद और भी अच्छा बढ़ जाता, और भी अच्छी तरह से मैं दिल्ली जाकर प्रिपेयर कर पाता, या फिर औरंगाबाद से ही मुझे ज़कात की मदद से मैं और अच्छा पढ़ाई कर पाता। लेकिन आज आपको ये स्टेज मिला है, आपको काविश फाउंडेशन का एक बेस मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। आज आपके सामने अंसार शेख, मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल है कि भाई इस बंदे ने इतनी सारी चीज़ें फेस की, इसका स्ट्रगल हुआ, इतनी
परेशानियां उठानी पड़ी, फिर भी ये 21वें साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने देश का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर इस साल का बन सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, आप बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जब आप अब 11वीं 12वीं के बहुत सारे लोग हैं आप, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था तब कि कैसे करना है। क्या पुणे जाने के बाद में मुझे खुद ही स्ट्रगल करना पड़ा और पता चला, लेकिन आपको ये चीज़ें आसानी से मिल रही है। तो आपको काबिज फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने स्ट्रगल से 21वें साल में उम्र ये कंप्लीट किया है, और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे क्रेडिट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास काबिज फाउंडेशन और फिर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है दिल्ली का, या फिर हमदर्द स्टडी सर्कल, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो लोग भी आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इस बारे में आप सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं फाइनली ये बात कहूँगा, फिर इंटरेक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मैंने 10वीं में ये किया, बचपन में ऐसा था, स्कूल में ऐसा था, घर पे वैसा था, फिर पुणे गया वहाँ पर ये हुआ। मैं वो चीज़ों के ऊपर आप बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप ये इससे भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। इस एग्जामिनेशन में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन आपका इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात है तो वो रीडिंग। आप जितनी ज़्यादा बुक्स, अलग अलग बुक्स, एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जितनी ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका फायदा होता है। तो रीडिंग, रिविजन और पेपर सॉल्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मेहनत इसमें करना पड़ती है। मेंस की एग्जामिनेशन में आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों की इक्वली ज़रूरत होती है। बहुत बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत होती है कि एक पेपर आता है, 3 घंटे होते हैं, 20 सवाल उसमें होते हैं, हर सवाल का जवाब आपको 9 मिनट में देना है। उस 9 मिनट में आपको सवाल पढ़ना है, सवाल घुमा फिरा के पूछा गया है, वो सवाल समझ में लेना है। उसके बाद में इतना होने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और 200 शब्द उसके लिए लिखने हैं। तो 200 शब्द पूरा समझ लेना, 9 मिनट एक सवाल के लिए। ऐसे 20 सवाल आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। इतना होने के बाद आपको फिर 2 घंटे का रेस्ट है, फिर आपको 3 घंटे, फिर आपको 20 सवाल, 4000 शब्द। दिन में आपको 6 घंटे लिखना है, 8000 शब्द लिखने होते हैं। दूसरे दिन फिर आपको छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती, फिर से आपको वही कंटिन्यू करना पड़ता है। 6 दिन तक मेंस का एग्जामिनेशन चलता है। आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, मेरा तो मराठी से हुआ था। मेरा जो एक सक्सेस का जो बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस रखती है मेरी सक्सेस, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए। फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो है ही, लेकिन मराठी से मैंने किया। 12वीं तक मैं मराठी में पढ़ा था, फिर मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से। तो मराठी में मैंने पेपर दिया। अगर आप उर्दू में देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होने की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी आपकी साफ सुथरी उर्दू होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, मराठी भी ठीक ठाक है। तो आपको आपकी उस लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखनी होती है, बहुत आपको एकदम वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर पेपर सॉल्व करने होते हैं। आपको बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखना होता है। आपको कोई भी कॉइन की एक साइड नहीं बतानी पड़ती है, आपको दोनों साइड बतानी होती है। आपको आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, आपके खुद के थॉट्स क्या है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो देने होते हैं। आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, आगे क्या करना चाहिए इसका सॉल्यूशन आपको सवाल से देना पड़ता है। तो आपको एक गांव से, स्कूल से उठा के कलेक्टर की चेयर पर नहीं बिठाते। उसकी ये जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन की, उस प्रोसेस से वो निकल आता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखकर, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर डिसीजन ले सकते हैं क्या, या फिर आप अगर हिंदू है, या फिर आप मुसलमान, या फिर आप क्रिश्चियन है, तो आप उन्हीं को फेवर करोगे। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में से क्लियर होती है। कंक्लूजन आप देते हैं जब आप सॉल्यूशन बताते कि हाँ ये सवाल हमारे देश के सामने आज है, ये उसके रीजंस है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये सॉल्यूशंस लेने चाहिए। तो ये भी उस एग्जामिनेशन जो चेक करता है उसको पता चलता है कि हाँ इस बंदे के पास कोई बात है। अगर ऐसा इशू उसके सामने रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो कलेक्टर बन जाता है, आता है, तो वो उस इश्यू को सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको कहा कि आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क नहीं करना है। जब आप आकर चेयर पर बैठोगे तब भी आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, तब भी आपके पास टाइम नहीं होता, तब भी आपको फोकस रखना पड़ता है आपके काम के ऊपर, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छे काम करने के लिए निकलते हो तो बहुत सारे बुरे लोग जो होते हैं वो आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, तब आपको पेशेंस की और हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो मैंने स्किल्स कहा कि इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जरूरी है, तो वही स्किल जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तो उसकी जरूरत होती है। तो इस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना नहीं है, ये एग्जामिनेशन आपको पूरा उस मशीन से फिल्टर करके निकालती है कि भाई तू पढ़ाई कर, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, तुझे टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो तुझे क्यों बनना है ये तू डिसाइड कर ले, हार्डवर्क तुझे करना है। तो ये एग्जामिनेशन आपको ये सारी चीजें करने लगाती है।
उससे आपको अपने आप फिर स्ट्रगल करने की, हार्डवर्क करने की आदत लग जाती है, और आप जब जाकर उस चेयर पर बैठते हैं तो वो अपने आप निकलता है। फिर जरूरत नहीं पड़ती बैलेंस ऑफ ओपिनियन तैयार करने की, वो अपने आप बैलेंस ओपिनियन देने लग जाते हैं, अपने आप दोनों साइड बताने लग जाते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम कम्युनिटी पीछे है, इसके लिए ये फला फला गोष्ठी, ये फला फला चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप ये भी बताते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है क्योंकि इसके लिए ये कम्युनिटी खुद जिम्मेदार भी है। तो ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाती है जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। तो यूपीएससी की ये एग्जामिनेशन एक बोर्ड लेवल की एग्जामिनेशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। एग्जामिनेशन आपको लिखने लगाती है, पढ़ने लगाती है, बात करने लगाती है। इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो तो आप साइलेंट नहीं बैठ सकते, उन्होंने सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब देना है। और आपको एक सिंपल जो सर्वसाधारण हमारे जो कॉमन मैन होते, आम लोग होते, उनके जैसा जवाब नहीं देना, आपको एक एज एन आईएएस ऑफिसर आपको जवाब देना होता है। तो वो थिंकिंग लेवल आपकी चेक होती है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बात ही नहीं करते, आप उनको सवाल पूछे तो वो शर्माते हैं, नीचे मुंडी डाल देते हैं, कुछ बात नहीं करते। तो ये भी आपको ये एग्जामिनेशन सिखाती है कि भाई तू रिटर्न में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर तुझे इंटरव्यू में क्लियर होना है तो तुझे बात करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आम लोगों वाली बात नहीं करनी, तुझे आगे जाके सोच तेरी रखनी चाहिए। एक सवाल जो मेरे इंटरव्यू का था और वो बहुत फेमस हुआ, हर न्यूज़पेपर में से आया, तो कितना जरूरी होता है आप देखिए कि इतना प्रेशर है उस इंटरव्यू के दिन, सब हम सूट बूट में गए थे, वहां पर बड़े बड़े राइफल लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे थे। उस यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, हर जगह सीसीटीवी कैमराज, उसमें इंटरव्यू के लिए जाना, वो डर लगा रहता है, 5 लोग अंदर बैठे हो गए, वो कैसे सवाल पूछेंगे, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डर लगता है। इन सारी चीजों में आप जब इंटरव्यू के हॉल में इंटर करते हैं, वो मैं आपको आप एक्सपीरियंस लेके तब पता चलेगा कि 5 लोग बैठे हैं, आप जा रहे हैं और वो आधे घंटे आपको अलग अलग किस्म के सवालात पूछने वाले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लड़ना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बातचीत करने वाले बने। लिखना पढ़ाई तो वो भी जरूरी होता है। तो मुझसे पूछा गया कि भाई हमारे जो मुस्लिम युवा है, हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंसेस हुए थे कि 2-3 लोग आईएसआईएस ज्वाइन करने निकल गए थे इराक में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मैंने 5-6 रीजन बताए, सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, हिस्टोरिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, और उसमें मैंने वहाबिज्म की बात की। फिर वहाबिज्म उन्होंने पूछा कि क्या होता है, फिर उसमें से मैंने बताते बताते शिया सुन्नी ऐसा मेरे इसमें आया। तो इस सवाल में से सवाल ये लोग पूछते हैं, तो उन्हें लगा कि भाई ये सुन्नी के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है तो शायद ये शिया होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछ लिया कि अंसार आप शिया हो या सुन्नी हो? तब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इन बाकी चीजों पर मेरा भरोसा नहीं है। तो ये जो चीजें होती है आपके जवाब, ये जवाब आपको आपके मार्क्स देते हैं, और ये सोच आपकी इस प्रोसेस से डेवलप होती जाती है। फिर आप ये किसी किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या भेद होते हैं आप उन्हें मानते नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन आप में ये चीजें बिल्ड करती है। अगर आप मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं 12वीं में था, ये सवाल पूछते कि आप शिया हो या सुन्नी हो, तो मैं आपको जवाब देता मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। लेकिन जब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, तो ये बात कुछ अलग होती है, ये बात एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो ये एग्जामिनेशन आपको बनाती है। तो ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको चेयर पर बैठाकर आईएएस नहीं बना देती, एक एज अ पर्सन आपको एक एग्जामिनेशन डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका गोल डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कब करना है, मेरे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, काबिज फाउंडेशन या फिर जकात फाउंडेशन या ऐसी जो का मुस्लिम बच्चों के लिए काम कर रही है तो उनका क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, इनका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना है। और लास्ट में मैं इतनी ही बात कहूंगा क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है, मैं आपको मेरे स्ट्रगल के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मुझ जैसा एक लड़का जिसके घर पे कभी कभी खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं होता था, जो बच्चा अपने घर में रोज अपनी अम्मी को मार खाते हुए देखता था, उसकी पैंट गीली हो जाती थी, जिस बच्चे ने अपने बहनों की शादी के वक्त दहेज देते हुए देखा है, उस दहेज के लिए साहूकार से कर्जा उठाते हुए देखा है, जिस बेटे ने उसकी माँ को खेत में जाकर काम करते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा है, 1 साल मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो है कादरी का पड़ेगा का वहां पर एडमिट होते हुए देखा है, वो लड़का पढ़ाई करके आगे जाकर हार्डवर्क करके अगर आपके सामने एज एन आईएएस ऑफिसर, वो भी यंगेस्ट ऑफ दिस ईयर हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी बातें हैं, बातें चलती रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट सेशन है मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। पेरेंट्स को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके बच्चों को इस फील्ड में भेजने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अब एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपके जो भी सवाल होंगे उस सवालों का जवाब मैं दूंगा। So, my name is Sani Hobi. So, during interview session, what kind of problem you have faced? Means, you have communicated English language.
मुझे आपका सवाल पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। ये कम्युनिकेशन समथिंग आपने Communication skills, we have to improve that first. So, यस, ये आपके बचपन से आपको बात करने की आदत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इंटरव्यू के लिए आपको जो 20-25 दिन का शेड्यूल मिल जाता है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देना है। आपकी जो ग्रुप है लड़कों लड़कियों का जो तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके साथ आपको आपकी खुद की इंटरव्यू लेना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए बोलने की, उससे वो आ जाता है। तो प्रैक्टिस वही जरूरी है इसके लिए। एमपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। ये 2 प्रीलिम में एमपीएससी के दे चुका हूँ और दोनों प्रीलिम में मैं फेल हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईएएस बन गया। तो ये एमपीएससी जो एग्जामिनेशन है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि सवाल उठाते कहाँ से ये लोग। सिलेबस तो आपने दिया है, हिस्ट्री आपने कहा है, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री का कोई अलग सा ही सवाल उठा के पूछ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल पूछ लेते हैं। और वो एक ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉसिबल है वो सारी चीजें ध्यान में रखना। सो आई वुड से कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपीएससी करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए आपको उसका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। सिलेबस बहुत सारा डिफरेंट है। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें आपको हायर आपको ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। एमपीएससी के अंदर आपको सारे प्रीलिम और मेंस की पेपर एमसीक्यू होते हैं कि एक सवाल उसके 4 जवाब होते हैं, आपको टिक मार्क करना है। लेकिन यूपीएससी में आपको मेंस में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है और सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ा मुश्किल होता है यूपीएससी वाले बंदों के लिए एमपीएससी करना, लेकिन एमपीएससी वाले बंदे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी से भी ज्यादा मुश्किल अगर कुछ है तो वो एमपीएससी है। जो बच्चा एमपीएससी कर ले तो यूपीएससी शायद हो सकता है। सीटेट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है और बुक्स कौन से अच्छे रहेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए? तो सीसेट में मुझे लगता है कि हर एक का इसमें 3 आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है, रफली अगर मैं कहूँ तो। मेरा मैथ्स का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिंदगी में क्यों करना होता है, इसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। तो मैथ्स मेरा बहुत वीक था, लेकिन लॉजिक और इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों में से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो देखिए। हालांकि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 80 के 80 कभी सॉल्व नहीं होते हमसे, बहुत रेयर केस में होता है। तो आप क्या करें, अगर आपका जैसा कि मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने 2-3 चीजें मैथ्स की कर ली थी कि एजेस, इसकी उम्र उतनी है, उसकी उम्र उतनी, तो उसकी कितनी होगी, या फिर ये फला उसका बाप है, उसका चाचा है, तो वो उसका कौन लगेगा, एज रिलेशंस का है। तो ये आप चीजें कर लीजिए मैथ्स की। अगर आपका वीक है तो ज्यादा मैथ्स में आप डिटेल में मत जाइए। इंग्लिश मेरा बहुत, मैंने बाद में इंप्रूव किया था, तो इंग्लिश का वेटेज भी ज्यादा होता है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो इस साल 28 सवाल 80 में से पूछे गए थे इंग्लिश में, उस 28 सवालों से मेरे 27 बराबर आए थे, तो उसको मैंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो इंग्लिश इज द की। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश मस्ट कंपल्सरी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो जो आपका वीकनेस है उसको वीक ही रहने दीजिए, उसकी 2-3 आपकी उसको और ज्यादा बढ़ाइए, यही की है। उसके लिए जो बुक है तो आप सीसेट के जो पैसेजेस है वो पढ़ने के लिए कुछ भी रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, पंकज गांधी एकेडमी में था, उसके बुकलेट अच्छे हैं, आप यूनिक की बुकलेट मंगा सकते हैं। टाटा मैग्रा हिल के बहुत अच्छे पैसेजेस का एक बुक आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो अगर आप पढ़ ले, उतना एक भी पढ़ ले तो काफी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो आर.एस. शर्मा, आई थिंक शर्मा का कुछ चंद का जो बुक आता है ना, वो आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करते रहिए उसकी। हालांकि आपने एकेडमी ज्वाइन की थी, फिर उसमें जो बहुत समझ आता होगा, और आप ऐसे दिन में सोचते कितने वक्त और आप रखवाने कितने वक्त करते थे, और यूपीएससी के टाइम पे बहुत कोई तरीके से नहीं। मैं दिन में कभी नहीं सोता था। एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी, एकेडमी का मुझे फायदा भी हुआ, लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एकेडमी में मेरे बैच में एक 150-200 बच्चे थे। ऐसे उस साल जून, जुलाई, अगस्त मराठी की 3 बैच, इंग्लिश की 3 बैच मिला के लगभग 1000 स्टूडेंट्स थे, और हमारे बैच का मैं अकेला हूँ जो सिलेक्ट हुआ हूँ। तो क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ये आपको गाइड करती है। ये एक रेस है, आप ऐसा समझ लीजिए ये रेस है और आपको दौड़ना है। तो वो कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि भाई आपको वहां पहुंचना है, ऐसे पहुंचना है, आपके पैरों में यहाँ पर दर्द है, आपको यहाँ पर ये मलहम लगाना है, आपका दूसरा पैर बहुत स्ट्रांग है, आप ये खा लीजिए, आप अच्छी तरह से भाग पाएंगे, दौड़ पाएंगे, और फिर वो आपको मैदान में छोड़ देते हैं। अब इसमें यह है कि सबको ही वो बताते हैं, लेकिन दौड़ना तो आपको ही पड़ता है। तो एकेडमी का ऑब्वियसली रोल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपका हार्डवर्क है। 10% एकेडमी का कंट्रीब्यूशन होता है, 90% आपको खुद से ही करना पड़ता है, और उसके लिए फिर दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं होती। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, सिर्फ इंटरव्यू के लिए गया था। तो ये चीजें हैं। आपने 2-3 सवाल पूछे, लेकिन मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं 2 ही सवाल सुन पाया था। थैंक यू।
दो चीजें थी। एक तो ये थी कि हमारी आज जो पूरी सोसाइटी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इन सोसाइटी में कुछ एविल्स है, कुछ गलत चीजें हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कीजिए, जो घर में महिलाओं के साथ हिंसा होती है, आप दहेज की बात कीजिए, आप चाइल्ड मैरिज की बात कीजिए, डाउरी की बात कीजिए, चाइल्ड लेबर की बात कीजिए, या पोलीगामी जो है कि 2-2 3-3 शादियां करना, ये सारी चीजें मैंने हमारे घर में देखी थी। और बचपन से मुझे बहुत चिढ़ थी इन सारी चीजों की प्रति, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये सारे बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत रोता था इन चीजों को देखकर। तो जरूरी है कि इन चीजों को बदला जाए। तो ये एक मोटिवेशन था कि भाई मुझे इनको बदलना है। ये सिर्फ मेरे घर में नहीं होता, ये हर जगह हमें दिखाई देता है, और हमारी कम्युनिटी में नहीं, हर कम्युनिटी में दिखाई देता है। तो उसे बदलना मैं चाहता था, ये एक मोटिवेशन था। दूसरा ये था कि मैं जब 10वीं कक्षा में था, 9वीं 10वीं कक्षा में, तब हमें घर बनाने के लिए घरकुल योजना थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। 30,000 रुपए तब मिलते थे। 30,000 रुपए का वो चेक लेते वक्त वहां का जो ऑफिसर था उसने मेरे अब्बू से 3,000 रुपए की घूस ली थी, और मेरे अब्बू ने उसको खुशी से वो दे दी थी, क्योंकि उनको 30,000 रुपए मिल रहे थे, तो बहुत खुश हो गए थे, दे दी। अब मुझे जब 5 रुपए का पेन लेना होता था तो 10 बार सोचना पड़ता था कि यार अब्बू से पैसे में कैसे मांगो, क्योंकि 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती है एक रिक्शा चलाने वाले के लिए। औरंगाबाद का रिक्शा चलाने वाला और सेलगांव का रिक्शा चलाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं मांगने से डरता था, तो अम्मी को बता, अम्मी मुझे पेन लेना है, अब्बा से बात करो। तो फिर मेरा अम्मी मेरे अब्बू को कहती थी उसको पेन लाना है, तो फिर अब्बू 5 रुपए निकाल के एक गुस्से से फेंक देते थे। इतनी चीजें थी, और 3,000 रुपए उसको इतने आसानी से उन्होंने दे दिए। तब रियलाइज हुआ कि करप्शन नाम की ये जो चीज है, ये एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ये एक प्रकार का इनजस्टिस होता है, और इसका सबसे बड़ा शिकार हम जैसे गरीब बच्चे होते हैं। और यदि इस सिस्टम को, इस करप्शन को, और हमारी सोसाइटी की ये जो गलत चीजें हैं, इन्हें बदलना है, तो जरूरी है जिन लोगों ने इसे फेस किया है, इसे अनुभवा है, इसे एक्सपीरियंस किया है, उन्हें सिस्टम में आने की जरूरत है, और सिस्टम और सोसाइटी दोनों को बदलने की जरूरत है। तो ये मेरा टारगेट था कि भाई ये गलत चीजें घर में देखी थी, सोसाइटी में, उसे बदलना है और सिस्टम को बदलना है। और इससे बदलने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज हमारे पास चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून है, डाउरी को रोकने के लिए कानून है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आज भी दहेज दिया जाता है, जो कानूनन जुर्म है, लेकिन उसका ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे बहुत बार ऐसा होता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर मैं अच्छा ऑफिसर बन जाता तो मैं इन चीजों को रोक सकता हूँ। तो ये मेरा गोल था। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता था, उसको याद करता था, सारी चीजें, मोटिवेशन आ जाता। भाई आप टारगेट यूपीएससी का ही रखो, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आप क्या करो, एक इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, और फिर उसके बाद में आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करो। तो कोई गलत बात नहीं है। आज अगर आप देखें तो बीए कर बहुत कम लोग ये एग्जामिनेशन पास होते हैं, इंजीनियर और मेडिकल वाले ही लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आपका इंटरेस्ट अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं है तो आप बिल्कुल वहां ना जाए। और बीए का या फिर ह्यूमैनिटीज का या बीएससी का फायदा ये होता है कि आप 21वीं साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हो, वेराज आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो आप जल्दी ये एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर कर सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि इंटरव्यू में ये सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है कि भाई आपने इंजीनियरिंग किया, आपने आईआईटी से किया, वहां से किया, फला जगह से किया, सरकार ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, ग्रांट दिया आपके कॉलेज को, वो अपने इंजीनियर छोड़ के अगर आपको आईएएस बनना तो आपने इंजीनियरिंग क्यों किया? ये जो 3 इडियट्स वाला सवाल है, तो ये पूछा जाता है, और ये सवाल आपको तकलीफ दे सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं मेरा करियर प्लान बी सिक्योर करना चाहता था या चाहती थी, तो उसमें से मैसेज ये जाता है कि भाई इस बंदे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि अंसार, बहुत बार ये सवाल इंटरव्यू में आता है कि अगर आप आईएएस नहीं बनोगे तो क्या करोगे, अगर वो मुझे पूछते तो मैं कहूंगा सर ऐसा नहीं होता, इट वॉन्ट हैपन, क्योंकि मेरा प्लान ए बी सी डी और जेड तक सिर्फ यही था कि यूपीएससी मुझे करना है। तो इस बारे में आप सोचिए, ये इंडिविजुअल है। जी देखिए, वो एक टैग थी। तो कुछ लोग, हमारे सोसाइटी में क्या है कि 5 उंगलियां अच्छी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। तो 99% हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन 1% उसमें गलत लोग हैं। तो जो 1% गलत लोग हैं वो हमें तकलीफ दे सकते हैं। उससे अच्छा है कि उनसे तकलीफ से बचा जाए। तो ये आइडिया होती है, प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रैक्टिकल जीना इसे कहते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। सो वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि ये सिस्टम आपके साथ नहीं कर रही, ये सोसाइटी आपके साथ करती है। सिस्टम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो ये सिस्टम और सोसाइटी में डिफरेंस है, आप इसमें ध्यान देना जरूरी है। रिलीज मैच के लिए आपने कौन-कौन से बुक्स रेफर किए और टाइम शेड्यूल क्या था?
वो बुक्स की लिस्ट मैं अभी नहीं बता सकता आपको, मैं यहाँ पर किसी को दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिए बुक की लिस्ट। और मेरा आपने डेली शेड्यूल पूछा, मुझे लगता है मेरा डेली शेड्यूल ऐसा था कि सुबह 6 बजे मैं उठता था, 7 बजे मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाता था, 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, 9:30 से 10 के बीच में चाय नाश्ता करता था, फिर 10 से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई, फिर 12 से 12:30 बजे तक मैं खाना खाता था, फिर 1 बजे फिर बैठ जाता था, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर पढ़ाई। मेरा ये जो सवाल है सर कि महाराष्ट्र के हिस्ट्री के अंदर आप अगर आप देखते हैं यूपी से यूपीएससी के अंदर महाराष्ट्र के बच्चे बहुत से कम जाते हैं, तो इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो अभ्यास क्यूरिकुलम है या कोई और वजह से आपने जिला परिषद स्कूल से पढ़ के गए, तो आपको इसके बारे में क्या राय? देखिए, महाराष्ट्र में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को ढूंढने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर अब मेरा भाई था, वो भी बहुत होशियार हुआ करता था, लेकिन उसको ढूंढने वाला कोई नहीं मिला, उसको अच्छा टीचर नहीं मिला। उसको अच्छा टीचर मिला होगा तो उसके घर वाले ठीक नहीं थे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्पेशली मराठवाड़ा बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो टैलेंट ठूस ठूस के बड़ा हुआ है। मैंने इतने सारे मेरे दोस्त देखे कि मुझसे कई ज्यादा होशियार थे, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाए, जस्ट बिकॉज वैसा माहौल महाराष्ट्र में नहीं है। स्पेशली वेस्टर्न महाराष्ट्र, पुणे मुंबई में वैसा माहौल है, लेकिन रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जो है वहां पर वैसा माहौल बच्चों को नहीं मिल पाता। अच्छा कोचिंग क्लास नहीं मिलता, अच्छी बुक्स नहीं मिलते। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स होती है, उनका स्टैंडर्ड सीबीएसई की बोर्ड से काफी कम होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें यह है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं। सर, मुझे गाइड करने वाला मराठवाड़ा से कोई नहीं था। मैं पुणे गया, पुणे जाने के बाद मुझे पता चला कि यूपीएससी एग्जैक्टली क्या होती है, तो वो माहौल हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और उसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा 2 चीजें। एक तो काविश फाउंडेशन या ऐसी जो एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, आप उनके साथ जुड़े, उनके पास जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस वो आपको दे रहे हैं, वो आप ले। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जो मराठवाड़ा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जाकर बच्चों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरी बात, औरंगाबाद में या फिर मराठवाड़ा में या महाराष्ट्र में अमीर लोगों की कमी नहीं है, तो वो लोग क्या करें, अपना एक ग्रुप बनाए, अपनी एक एनजीओ बनाए, एक फंड क्रिएट करे। उस फंड से वो लोग क्या करें कि भाई कोई गरीब बच्चा आ रहा है, आईएएस बनना चाहता है, दिल्ली या पुणे जाकर पढ़ना चाहता है, तो उसको पैसे की प्रॉब्लम है, जैसी मुझे थी, तो उसे 1-2 लाख रुपए आप दे दीजिए। उससे एफिडेविट करा लीजिए कि भाई इसका जो खर्चा मैं जहां पर भी करूंगा उसका बिल आपको मैं दूंगा, जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं आपकी ये पैसे रिटर्न कर दूंगा। सूद के समय, या सूद नहीं लेते तो वो बात अलग है, तो वो पैसे मैं आपको रिटर्न करूंगा। और आगे चलकर मैं इसमें भी खुद भी मेरे पैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरी सैलरी से कुछ पार्ट में इसको कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ऐसा अगर कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हम बना पाते हैं तो बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। फिलहाल तो इतना ही बता सकते हैं। Hello sir, my name is Chetan. My question is, if a person is applying for a UPSC or MPSC, what should he has to do first? क्या करना है? अगर आपको मैंने बताया ना, जैसी सारी चीजें आपको क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क, ये सारी चीजें जरूरी थी। तो ये सारी चीजें हैं उसमें जरूरी, और ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करना पड़ती है। I want to ask that what attitude and knowledge one should have to score good marks in interview? आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। और सबसे अहम बात, जब भी आपको बहुत बुरा सवाल पूछा जाए या गुगली डाली जाए या बाउंसर डाला जाए, तब आपको आपका जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं नहीं कहूंगा कि आप गीता ध्यान में रखें या आप कुरान ध्यान में रखें, आपको आपका देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सामने रखकर जवाब देना है। तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है एज अ ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप जब सर्विस में जाओगे तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि हाँ सर ये गलत चीजें हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये चीज आगे चल के बदलेंगी या मुझ जैसे ऑफिसर ये बदल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव अप्रोच आपका दिखाई देना चाहिए। आपको बहुत पॉजिटिव होना है, बहुत बैलेंस आपको होना है। आपको कभी भी एक साइड नहीं बतानी, आपको दूसरी साइड भी उसकी बतानी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर काम करना है। तो आपके सामने ऐसा सवाल आएगा कि आपको अगर पूछा गया, ये बहुत सेंसिटिव सवाल है कि रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कास्ट बेस के ऊपर, या आपको ऐसा नहीं लगता कि इकोनॉमिक बेस के ऊपर हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ये गूगली और बहुत बड़ा बाउंसर सवाल है। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर मेरा पढ़ाई बहुत कम है, मेरा विजडम बहुत कम है, इसीलिए मैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है जिन्होंने ये संविधान बनाया उसमें रिजर्वेशन की प्रोविजन की, मैं उनकी विजडम को सपोर्ट करती हूँ। तो इसमें आप बच रहे हो, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। या अगर आप पब्लिक स्टेटमेंट कर देते हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए रिजर्वेशन के ऊपर, तो आपके ऊपर बहुत लोग उंगलियां उठा सकते हैं। आपने सपोर्ट किया तो भी आपको लोग गालियां देंगे, आपने उसका अपोज किया तो भी लोग आपको गालियां देंगे।
तो बेस्ट आपका ये कि जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका विजडम मुझसे ज्यादा है और मैं उनकी विजडम को सपोर्ट करती हूँ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ये इसे जो क्या कहते हैं इसको स्मार्टनेस है वो आपके जवाब में आना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स पे था वैसा, लेकिन मुझे मैथ्स पसंद नहीं था तो उसके ऊपर मैंने कम ध्यान दिया था। साइंस मुझे पता नहीं था कि क्या चीजें होती है तो उसके ऊपर मैंने कम ध्यान दिया था। तो उधर जो है कि आपको कंपलसरी है, आपको करना ही है, तो आपको इक्वल वेटेज हर सब्जेक्ट को देना होता है। लेकिन उसमें दो ऐसे सब्जेक्ट है, इथिक्स जो जीएस का पेपर है और एसए, उसके ऊपर आपको खासी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सब पढ़ा है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको आपके एसए में और इथिक्स में करना होता है। तो उनकी तरफ थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको सबकी पढ़ाई करनी है। आपसे वाले मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे बिल्कुल मैं आपको स्टूडेंट से लेकिन क्लियर होने के बाद में मेंस एग्जामिनेशन में लोअर मार्क्स लेने वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले भी। तो मेंस एग्जामिनेशन में वो कौन सा एटीट्यूड है जो आंसर के अंदर मेंशन होना चाहिए? तो ये है मेंस एग्जामिनेशन की कि आप पेपर पूरा सॉल्व करें। 20 के 20 सवाल आपको सॉल्व करने होते हैं, आप पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सवाल ही समझ में नहीं आता कि सवाल क्या पूछा गया है। बहुत बार सवाल घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं। वो आपको ऐसा जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना कि किसने किससे कहा या फिर इसका थोड़क्यात उत्तर लिया या ब्रीफ में बताइए, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपको पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आते। तो जरूरी है कि आप सवाल समझें, फिर उसके बाद में उसमें आपको डायरेक्शन होती है कि इसके ऊपर आप कमेंट करें, इसको आप एक्सप्लेन करें, क्रिटिकली एनालाइज करें। तो उन टर्म्स के आपको मीनिंग पता होना जरूरी होता है। अगर आपको पूछ रहे हैं कि क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो आपको पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, प्रो बताना है, कॉन्स बताना है, और क्रिटिकली का मतलब है आपको एक बैलेंस आपका कंक्लूजन करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। तो बहुत बार ये होता है कि आपको कहते हैं कि भाई ये चीजें हैं और इसको डिस्कस कीजिए, तो आप उसके ऊपर कमेंट कर डालते हैं, या आपको कहते हैं कि कमेंट कीजिए। इसका मतलब है कि 60% आप आपके खुद के ओपिनियन बताइए कि इस इशू के ऊपर क्या चल रहा है, आप खुद के ओपिनियन दीजिए, और 40% आप जो थ्योरी है उसको मिक्स कीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा कि हम थ्योरी एक्सप्लेन करके खुश हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एटीट्यूड हमें जरूरी है कि सवाल समझ लीजिए, पूरे सवालों के जवाब लिखिए और बैलेंस आपके जवाब दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों ने ऐसे में कुछ बहुत ज्यादा गलत आंसर लिखे, मतलब इतने कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकते थे, ऐसी चीजें लिखी गई है, तो वो आप ना करें। तो ये सारी चीजें होती है। एग्जाम के लिए एनसीईआरटी यूज कितनी फायदेमंद? जी, हमें जब बिल्डिंग बनानी होती है तो उसका हम पहले बेस बना लेते हैं, और अगर हमारा बेस नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है बहुत खूबसूरत बुक्स है, और ये बुक्स आपका बेस तैयार करती है। तो बेस का काम ये है कि वो बेस का काम करता है, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है नीचे से, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग भी आपको बनानी है। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बेस बनाकर रुक जाता हूँ। सो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी तो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, वो आपकी पढ़ाई का 20% पार्ट है। 80% जो उसकी एडिशनल बुक्स है वो आपको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी आपको बेसिक्स बताएगा कि ये चीजें क्या होती है, कैसी होती है, लेकिन उसके बाद में आपको डिटेल में जाकर पढ़ना है, तो आपको फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 20% एनसीईआरटी जो आपको बेस देती है, 80% जो उसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनानी बड़ी, तो वो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है। जी, ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी कोई रिश्तेदार है जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है, दोस्त ऐसा है कि जो क्लियर कर चुका है और वो रेडी है आपको 3-4 दिन देकर पूरी चीजें एक्सप्लेन कराने में, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसा कोई नहीं है तो आपको कोचिंग की जरूरत है 2 चीजों के लिए। एक तो ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट होता है कि मेरे दोस्त ने लगा लिया, उसको आप अच्छे इजी में वो एक्सप्लेन कराएंगे, मुझे वो नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज होती है कि क्लास से हमारे जो चीजें है बुक्स की, वो लोग बुक्स में से ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसको अच्छी इजी तरह से वो क्लियर करते हैं। दूसरी बात, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि यार उसने क्लास लगाया मैंने नहीं लगाया, वो हो जाएगा और मैंने होगा। तो एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स का ये सवाल होता है। लेकिन अगर आपका कोई नजदीक का इंसान कर रहा है तो वो अगर गाइड करना चाहता है आपको, तो जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको रास्ता दिखाता है कोचिंग क्लास, दौड़ना आपको होता है। अगर रास्ता कोई और दिखा रहा है कोचिंग क्लास के बजाय, तो यू गो अहेड।
सबसे ज्यादा आपको टाइम ऑब्वियसली प्रीलिम की आप जब पढ़ाई कर रही है तो आपको रीडिंग के ऊपर देना है, फिर उसके बाद में आपको टाइम रिवीजन पर देना है। राइटिंग एज सच प्रीलिम के लिए जरूरी नहीं है, आपको नोट्स आपके बस बनाने हैं। तो ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग, राइटिंग और रिवीजन। तो सबसे अहम प्रीलिम के लिए है रीडिंग और रिवीजन, राइटिंग का ज्यादा रोल नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें आपको रिवीजन, राइटिंग और रीडिंग तीनों के ऊपर इक्वली फोकस करना है। और आगे जाकर मैं अगर आपको कहूँ, आपने रीडिंग बहुत सारी की होती है, आपको राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है पेपर के वक्त कि कुछ सवाल ऐसे थे उनके जवाब मुझे नहीं आते थे। कुछ सवाल ऐसे थे 20 सवालों में से कि उसमें से 2 सवाल हर पेपर में ऐसे होते थे कि उनके जवाब मुझे नहीं आते थे। मैंने रिवीजन किया था, पढ़ा था, लिखा था, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस का देखिए आप फायदा कैसा होता है कि एक सवाल पूछा गया कि एक आर्बिट्रेशन ऑर्डिनेंस है, एक चीज होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डिनेंस निकाला है और उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ये बताइए, और उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा ये बताइए। अब मैंने ये सवाल कहीं भी नहीं पढ़ा था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। 19 सवाल मैं सॉल्व कर चुका था, ये 20वां सवाल था जो मुझे सॉल्व करना था। टाइम खत्म होते हुए आ चुका था। 4 मिनट मेरे पास बचे थे, जो कि 9 मिनट मेरे पास होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे थे। तो राइटिंग स्किल का आप देखिए फायदा कैसे होता है। वो जो एग्जामिनर कंडक्ट कर रहे थे उनसे मेरी ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि मैं फ्रंट बेंच पर ही मेरा नंबर आया था। तो वो पेपर देखते थे कि इसका कितना हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि 4 मिनट बाकी, उन्होंने क्लास में अनाउंस किया। तो मैंने कहा चलो पेपर हो गया, लेकिन मुझे देखने लगा मैंने बोला ये बीच में का मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया था जो सॉल्व करने का रह गया। तो मैं ऐसा बैठ गया, अब क्या होगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब मैं इसके ऊपर क्या लिखूं, 12.5 मार्क का मेरा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने पहचान लिया कि इसका ये रह गया। तो मैं सोच रहा था कि आप क्या किया जाए। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आप तू क्या करेगा। उन्होंने कहा सर रुकिए बताता हूँ 3 मिनट में। तो मैंने क्या किया, वो आर्बिट्रेशन ऑर्डिनेंस क्या था मुझे नहीं पता था, उससे क्या बदलाव लाए गए वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आर्बिट्रेशन क्या होता है ये पता था। कि क्या होता है कि 2 लोग होते हैं बिजनेसमैन, उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो सॉल्व करने के लिए हम कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट जाने से अच्छा है कि कोई दूसरा मैकेनिज्म उसके लिए बना लिया जाए। ये आर्बिट्रेशन होता है। ये बेसिक पढ़ाई जब आप करते हो आपको पता चलता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है। मैंने कहा भाई इसके क्या फायदे होने वाले देश को। तो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो देरी नहीं होगी, कोर्ट के ऊपर का प्रेशर कम होगा, हमारे जो देश में दूसरे देश के लोग इन्वेस्ट करेंगे, हमारा FDI बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, हमारे देश में तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, फॉरेन करेंसी आएगी, माहौल सब तरफ अच्छी चीजें होगी। तो ये मैंने उसमें लिखा। अब ये 3 मिनट में लिखना भी इम्पॉसिबल था, आधा ही जवाब मैंने लिखा। क्या चेंजेस लाए गए मुझे पता नहीं। मैंने लिखा कि ये ऐसा आर्बिट्रेशन ऑर्डिनेंस आया है और इसमें अलग अलग चेंजेस किए गए हैं और हमारे देश को उसको ऐसे ऐसे फायदे हो गए। अब ये फायदे मैंने कैसे लिखे, टाइम कम था तो मैंने एक राउंड निकाला सूरज की जैसा, और जो मुझे पॉइंट सुझते गए कि FDI बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, मैं एक उसकी जो लाइन थी बढ़ाते गया, उसको मैंने एक सूरज तैयार कर लिया। अब मैंने सोचा कि भाई चलो 3 मिनट में आपने पूरा आंसर लिख लिया, 12.5 मार्क का सवाल है, 2 मार्क तो मिल जाएंगे, तो मिल जाते। तो राइटिंग स्किल का बहुत फायदा होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप जहाँ पर भी ज्वाइन हुए तो सबसे पहले आप कहाँ आपकी सोच के हिसाब से आपको कौन सा विषय, कौन सा सेट मिले जो आपकी समझ में है, सोच में है। सेकंडली आप जहाँ पर भी ज्वाइन हुए सबसे पहले आपका फोकस जो सिस्टम है, आप सबसे पहले सिस्टम में क्या बदलाव लाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मुस्लिम माइंड के लिए आपकी सोच उस ईयर के तक क्या सोच रही थी। मैं नक्सल अफेक्टेड स्टेट में, रीजन में काम करना पसंद करूंगा क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि सिस्टम में आने के बाद मैं सिस्टम को कैसे बदलूंगा। देखिए करप्शन नाम की जो चीज है ना, ये ऊपर से शुरू होती है, और अगर ऊपर का जो बंदा सबसे हाई लेवल पर बैठा है वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो नीचे का जो तलाठी होता है ना उसको भी ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है। तो उस कड़ी पर जाकर अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, अब इस्लाम हो कोई भी मजहब हो, ईमानदारी हमको सिखाता है कि हमको, विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको 1 रुपए बिना मेहनत करके मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ने मेहनत की और उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मैं अगर ट्रांसपेरेंट स्ट्रिक्ट रहता हूं, तो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स है उनको भी स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं ईमानदारी से काम करूं, सिस्टम को बदलूं। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको जो कलेक्टर होता है वो कोई बड़ा इंसान नहीं लगना चाहिए, उसको मास्टर या रूलर नहीं लगना चाहिए, उसको उसका सर्वेंट लगना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। तो वो माहौल में क्रिएट करने का प्रयास करूंगा। तीसरा सवाल जो आपने माइनॉरिटीज के बारे में पूछा, देखिए क्या होता है,
जब मैं सिस्टम में एज एन IAS ऑफिसर जाऊंगा, मुझे सबके लिए काम करना है। मैं पर्टिकुलरली मुसलमानों का IAS ऑफिसर नहीं हूं, मैं इस देश का, इस डिस्ट्रिक्ट का IAS ऑफिसर हूं, सबके लिए मैं काम करूंगा। लेकिन जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि आपके लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है वो आप तक पहुंचे, उसका बेनिफिट आप तक पहुंचे, उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। मैं आपके बच्चों के सामने एक कोचिंग क्लास शुरू कर सकता हूं, यहाँ पर उनको जाकर मैं बता सकता हूं कि भाई ऐसे ऐसी एग्जाम होती है, आप तैयारी कीजिए। तो अवेयरनेस में ला सकता हूं और गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं जो बहुत बड़ा बदलाव ला पाए।